तो सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं कि अगर यूरेनियम की अफजूदगी और मिसाइल प्रोग्राम ईरान के मुज़ाकरात से बाहर है तो सवाल बड़ा सीधा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की गुंजाइश आखिर किस बुनियाद पर बाकी रहती है? ओवर टू यू। आई थिंक अभी जो सिचुएशन है पिछले एक महीने में काफ़ी चेंज हुई है। और अगर आप कंपेयर करें विद यूएस बिल्डअप अगेंस्ट इराक 90s में और 2003 में, तो उसमें बड़ा फ़र्क है। इराक हालांकि स्मॉलर कंट्री था लेकिन बहुत बड़ा बिल्डअप किया गया। मेरे ख्याल में अभी तक मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि ईरान पे कोई बड़ा हमला करे। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ गया हुआ है आई थिंक नॉर्थ अरेबियन सी में, और एक शायद रास्ते में या मेडिटेरेनियन में, लेकिन इनको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप चाहिए और बहुत ज़्यादा बिल्डअप चाहिए। एलाइज ने मना कर दिया कि एयर स्पेस यूज़ नहीं होगी, और मेरे ख्याल में मिलिट्री ऑप्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके चांसेस कम है। लोग कह रहे हैं कि शायद बढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी नेतन्याहू भी जा रहा है आई थिंक वाशिंगटन, और वहाँ पे जाके अपने सजेशन देगा और शायद डिप्लोमेसी की बातचीत। दूसरा आई थिंक जो बहुत बड़ा शॉक लगा है वेस्टर्न लीडरशिप को, जिसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, वो है एप्स्टीन फाइल, जिसमें पूरी लीडरशिप लर्ज के रह गई है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बेसिकली इसने ग्लोबल एलीट का उससे एक भयानक चेहरा बेनकाब किया। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, अभी कुछ के प्रूफ्स हैं कुछ के नहीं हैं। उससे ये हुआ कि जो पब्लिक प्रेशर था लेट्स से इन सपोर्ट ऑफ अटैक ऑन ईरान या इजराइल की सपोर्ट में, बिकॉज अल्टीमेटली एप्स्टीन फाइल के पीछे कौन था? क्या मोसाद थी, इजराइल था, या इजरायली गवर्नमेंट थी? बिकॉज इस तरीके से आप ब्लैकमेल करेंगे तो इजराइल वाज ट्राइंग टू रीगेन स्पेस। जो है गाजा पीस अकॉर्ड की जब बातचीत शुरू हुई तो कुछ थॉइंग थी, लेकिन आई थिंक दोबारा पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा सख्त हो गया अगेंस्ट देयर ओन लीडरशिप। इसमें आप देखें यूके के एक सीनियर शायद वजीर हैं, उनको रिजाइन करना पड़ा। फ्रांस में प्रेशर है, अमेरिका में है, एंड देन बिग विग्स जो थे टेक्नोलॉजी के, उसके बाद बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स। तो उसकी वजह से ईरान ने रीड कर लिया है कि इस वक्त लीडरशिप डिफेंसिव पे है। और आप देखें बड़ा अग्रेसिव स्टांस लिया है अपना अब्बास अरागची साहब ने कि यूरेनियम एनरिचमेंट इज अ रेड लाइन, ये हम नहीं करेंगे। अगर इसको आप कैप करते हैं मिसाइल प्रोग्राम, सवाल भी पैदा होता है कि अगर नेतन्याहू चाहता है कि 300 किलोमीटर रेंज हो, इसका मतलब ईरान को आप हाथ बांध के मारेंगे। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे लग रहा है कि फिलहाल खतरा टल गया हुआ है। बट यू नेवर नो कि अगर लेट्स से लिमिटेड स्ट्राइक करनी है तो उसकी एबिलिटी है, और शायद उससे वेस्टर्न लीडरशिप और इसराइल को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त, और इसका ईरान डेफिनेटली फायदा भी उठाएगा। और खत्ते में ये बेहतर है कि लड़ाई ना और चीजें आहिस्ता डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, तो इट मे बी फोर्स्ड अपॉन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अमेरिका कि आप पुल बैक करें। तो जमील साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका दौर इस बात पर ख़त्म हुआ है कि अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी के मामले पर वाज़ेह तौर पर इनकार किया है। फिर चीन की बात करें तो चीन की भी हिमायत ईरान को वाज़ेह तौर पर हासिल है। सवाल बड़ा सीधा है कि क्या वाकई यूरेनियम का मसला है या रीज़न कोई और है? या रीज़न तो कोई और भी है यूरेनियम के साथ साथ, क्योंकि वो मिसाइल्स का असल खतरा, मिसाइल का असल खतरा जो है वो इजराइल को भी है और अमेरिकन को भी है। अमेरिकन के तमाम जो यहाँ मिलिट्री बेसेस हैं वो सारे उनके हदफ में आते हैं, वो सारे उनके टारगेट में आते हैं, लिहाजा उनको खतरा तो है। बहरहाल उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान की कैपेबिलिटी को वो शायद सही अंदाजा शुरू में नहीं कर सके, और उनके साथ एक और जिस तरह चीन और रशिया आके खड़ा हो गया है डिप्लोमेटिकली, अगर देखें आप तो उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल बयान दे दिया है कि खित्ता एक बड़े एक्सप्लोसिव स्टेज पर पहुंच गया है। खित्ता टेंशन से हटकर वो कहते हैं कि एक्सप्लोसिव अभी हो गई ये सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल ये उस पे आतिश फशां पर बैठे हुए हैं। तो उससे तो अंदाजा ये हो रहा है कि रशिया की अगर ये बात समझी जाए, और साथ में अगर ये देखा जाए कि चाइना ने उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम जो दिया और जो शुनीद आ रही है, उस इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से उनके मिसाइल्स जो ईरान के हैं, और खास तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि उन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया गालिबन, और अब उनके पास वो आ गए हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है उसकी खूबी ये है, जो ब्रिगेड साहब सही बता सकेंगे, कि वो डायनामिक होता है, वो अपने रुख मुख्तलिफ तब्दील करता रहता है, बचता रहता है वो उसे इंटरसेप्शन से, यानी कि जो थर्ड या पैट्रियट मिसाइल्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या हुआ, इसराइल को भी पता है कि अगर ये जंग शुरू हो गई
तो इजराइल का तल अवीव और बाकी शहर जो है वो भी निशाने पर होंगे। और साथ में जो सहमे हुए हमारे सारे इस वक्त गल्फ कंट्रीज हैं जो बार बार ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस पर जंग ना करें, क्योंकि ये हमारे ऊपर इस पे बादल मंडला रहे हैं, जब हमारे बेसिस पर आप पर हमला होगा तो हम भी उस खतरे में आ जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए और फिर बात कर लेते हैं कि ओमान में जो कल इनकी हुई है जो 6 तारीख को, तो उसमें उसका हासिल तो कुछ ना निकला। सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेरी गुड मीटिंग, और इराक़ी साहब भी कहते हैं कि गुड स्टार्ट, लेकिन वो उसके मिसरा तो कुछ नहीं है, फकट ठूंस है, तो उसमें से निकला कुछ भी नहीं। वो अपनी जगह पर कायम है ईरान, और आपने अपने बयानिए में बहुत एहसन तरीके से बता दिया कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर तो बात हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कहें कि मिसाइल्स की रेंज को कम किया जाए तो उस पर बात ही नहीं हो सकती। और उसके साथ प्रॉक्सी, यानी प्रॉक्सी से मुराद यह है कि हमारे हमायती याफ्ता जो लोग इस खित्ते में हैं, चाहे वो ईरान हो या चाहे वो इराक हो या लेबनान हो या होतीज हो, उनकी हिमायत जो है वो हमें खत्म हो जाए। तो अब खतरा इस वक्त क्या नजर आ रहा है? ये कैलकुलेशंस होती हैं ना, कैलिब्रेशंस होती हैं, डिप्लोमेटिक मैनूवर्स होती हैं, तो उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो यकीनन जब अब कैलकुलेशन, रिकैलिब्रेशन जब हुई है मिलिट्री मैनूवरिंग की, तो अंदाजा हो गया होगा इजराइल को भी और अमेरिका को भी कि ये मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है जो ईरान के पास जून के बाद 12 दिन की जंग के बाद मजीद जो उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम किया इस मामले में, तो उससे उनके क्या खतरात हो सकते हैं, कहाँ हिट हो सकता है। शुनीद तो ये भी है कि अगर वो 600 के करीब ड्रोन और मिसाइल्स एक साथ दागें तो उनके जो बहरी बेड़े हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि सारों को वो इंटरसेप्ट करें। या बाजे रहे कि 3000 के करीब हर महीने ईरान मिसाइल्स बनाता रहा है, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता रहा है हर महीने। तो 3000 के हिसाब से अगर देखा जाए जून से अब तक, तो उनके पास स्टॉक पाइल्स काफी हो गए हैं मिसाइल्स के बारे में। और इसीलिए इस खतरे को देखते हुए इस वक्त अगर कोई ये टल गया कुछ अरसे के लिए, तो फिर यही हो सकता है कि उनकी कैलकुलेशन में। आपको एक और चीज बताता चलो कि ये जो हालिया अपराइजिंग हुई थी, प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, उसमें अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की थी। और जो ये टर्मिनल्स दिए गए थे सैटेलाइट के, स्टारलिंक के, वो ईरान के को मदद मिली चाइना के सैटेलाइट्स और रशिया के, जो इस वक्त ये मौजूद है खबरें, तो उसकी वजह से उन टर्मिनल्स के जो लोग 43,000 उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें से 6-7 हजार लोगों को अरेस्ट किया और बाकी को नाकारा बनाया। तो ये तमाम चीजें अगर देखते हैं अमेरिकन या मोसाद, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये जो उनको एक उम्मीद थी, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उनको मुजाहिरीन को कि आप जारी रखें और हम आ रहे हैं, तो वो मामला फेल हो गया और उन्होंने ये देख लिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बड़ी खूबसूरती से अहाता किया। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, ट्रंप की जानिब से तो कहा गया है कि मुलाकात बड़ी खुशाइंद रही है, मुज़ाकरात बड़े खुशाइंद रहे हैं, और ईरान जानता है ये बात कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो नताइज बड़े खतरनाक होंगे। सवाल बड़ा सीधा है, मासूमाना सा सवाल है, आप बताएं कि क्या ईरान पर हमला कर देगा अमेरिका? फरमा रही हैं, आपका सवाल भी मासूमाना है और आपकी जो लुक है वो भी मासूमाना है, ये बात दुरुस्त है। सवाल ये है और सवाल का जवाब ये है कि एक तरफ दो पहलू पर जरा गौर कर लेना। पहले तो एक पहलू ये देखें कि ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात के अगले दौर होने की तस्दीक कर रहा है, यानी कि पहला जो दौर है उसको मुस्बत करार दे रहा है तो अगले दौर की बात कर रहा है। एक बात। दूसरी साइड पे अगर आप ईरान की जानिब देखें तो ईरान भी कह रहा है कि अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे, यानी ईरान मुआहदा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तीसरी बात आप ये देखें कि अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका 1 दर्जन से जायद F-16 लड़ाका त्यारे, 10C थंडरबोल्ट 2 त्यारे, मतलब कि आपके दुनिया भर का जो असला है ना, जितना भी लंबी तफसील कर ले, वो सारा असला लाकर उसने मशरक़ वस्ता ईरान के सर पर खड़ा कर दिया है और डराने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक ईरान खौफज़दा नहीं हुआ है। अच्छा, ईरान खौफज़दा नहीं हुआ है
तो उसकी वजह डॉक्टर जमील साहब ने तफसील से बता दी कि उसके पास है क्या क्या। अच्छा, अब जब ईरान के पास जो इतनी चीज़ें हैं तो उस पर यह भी गौर करना पड़ेगा कि ईरान के अंदर बूट तो अमेरिका उतार नहीं सकता। अब बाकी जो दूसरा पहलू था जो उसकी अंग्रेज़ की हमेशा से पॉलिसी रही है कि फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपस में लड़ाओ आपस में और रजीम तब्दील कर लो, वो दूसरा पहलू भी देखे ना, वो भी नहीं हो सका है। अच्छा, दूसरा पहलू भी नहीं हो सका तो अब पीछे रह क्या गया फिर? अब रह सिर्फ ये गया है कि वो टेबल पर बैठे और टेबल खोले और जितनी मैक्सिमम चीज़ें ले सकता है वो ले ले। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रिगेडियर वकार साहब आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपने भी फरमाया है कि नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है, दुरुस्त कहा आपने, मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अमेरिका, ये तो बात हमें मेरा ख्याल है सबको कंसेंसस कर लेनी चाहिए कि अमेरिका ईरान का बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप देखें तो ईरान भी इसराइल का उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है। तो क्या अभी तक जो अमेरिका ने हमला नहीं किया, क्या ये इसराइल रुकावट है जो अभी तक इस हमले को रोक सका है कि अगर ईरान पे हुआ हमला तो पैलेस्टाइन से ज़्यादा इमारतें तबाह जो है वो इसराइल में हो जाएंगी, जैसे कि पहले हुई भी हैं और उसके मीडिया ने छुपाई भी है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, एज आई अंडरस्टूड इट कि वो सिनेरियोस पे जिस बात हुई थी कि इजराइल क्यों रिलक्टेंट है, मैं खैर इसमें 2-3 रीजन है। एक तो ये है जिसका मैंने जिक्र किया कि मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं बिल्डअप हो सकी और एलाइज ने इस तरीके से साथ नहीं दिया, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो काफी हद तक कर्टेल्ड है। और दूसरा, आपको पता है अमेरिका की नेवी काफी इस वक्त एम्प्लॉयड है वेनेजुएला वाली साइड पे, तो यहाँ पे बिल्डअप नहीं कर सके। और दूसरी जो आपने बात की, आई एग्री विद इट के जो ईरान की अपनी मिलिट्री की, देखिए ईरान के लिए इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। अभी ये फर्क है एक तरफ कोर्सिव पावर्स है जैसे अमेरिका और इजराइल जिनकी इंटेंशन डिफरेंट है। अमेरिका इज एन एक्स्ट्रा रीजनल फोर्स और उसके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिजिकली सिवाय उनके अड्डों के बाकी कोई चीज सेटल नहीं है तो इसका मतलब जो विल टू फाइट है उसमें बड़ा फर्क है। जबकि ईरान के लिए आई वुड से डिसाइसिव मोमेंट होगा और ईरानी जो गवर्नमेंट है इस वक्त तो खुदा ना खासा देन दे आर लुकिंग एट, अगर वो फाइट नहीं करते तो कोलैप्स ऑफ रेजिम, रेवोल्यूशन या जो है वो लेट से कब्जा हो जाए, जो होगा नहीं। तो ये बहुत फर्क है दोनों तरफ जो इंटेंशन। इजराइल के लिए भी ये आई वुड से पार्ट टाइम चीजें थी जो कि ठीक है न्यूक्लियर उनकी एम्बिशन को कट किया जाए, मिसाइल पावर को लिमिट किया जाए एंड ऑल दैट, बट एक तरफ सर्वाइवल का मसला है तो उसके अंदर जो विल टू फाइट है प्लस मिलिट्री कैपेबिलिटी, वो आई थिंक इट हैज टिल्टेड द बैलेंस बिकॉज ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि एक रीजनल वॉर होगी। नेशनल इंटरेस्ट में कल एक मजमून भी छपा है जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है और वो बड़ा जरूरी है डिस्कस करना। ऑलरेडी देयर आर वार्निंग साइन कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ तुर्किया में बहुत डिस्कस हो रहा है, ईरान अगर फॉल करता है अगली बारी, और ये बड़ा क्लियर है जोग्राफिकली भी, और अगर आप देखें हालात को देख के, एक नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा वेक्टर टू डिस्टेबलाइज टर्की और एक ईस्ट की तरफ मूव करेगा टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान और बलूचिस्तान खुदा ना खास्ता। और उस आप देखा है कि ये जो सबनेसिव ग्रुप्स हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इन्होंने स्टेप अप किए हैं अटैक। तो ये सारी चीजें आई थिंक सब लोग देख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्ट ऑफ द रीजन। और एक साउथ की तरफ सऊदी अरेबिया को भी हिट कर सकता है वेक्टर। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब, जमील अहमद खान साहब, शुक्रिया आपका।